फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी 2 पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 11 में मूल कर्तव्य के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और इसके एक दो दिन बाद मैं अभी तक जितने भी मेरे द्वारा राजनीति विज्ञान के वीडियो बनाए गए हैं तो संविधान सभा से लेकर मूल कर्तव्य की जो वीडियो हैं इन सभी को एक साथ करके मैं मास्टर वीडियो उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार एक साथ सभी वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य भाग 11 आज हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे जो एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं। और हमेशा की तरह जो नए व्यूअर्स हैं जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए यह बता दूं कि हमारी इतिहास की श्रृंखला खत्म हो चुकी है, भूगोल की श्रृंखला भी खत्म हो चुकी है। वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं और जो ई बुक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं जो हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से यह मूल कर्तव्य शामिल किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो जब भारतीय संविधान हमें अपनाया गया, यानी कि संविधान सभा द्वारा जब भारतीय संविधान अपनाया गया था तो उस समय मूल कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे। तो बाद में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। आगे बात करते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 का आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारा जो मूल कर्तव्य है उनको स्थान दिया गया है भाग 4 का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कितने कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की थी? तो जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य के संबंध में अपनी सिफारिश दी थी तो उनके द्वारा 8 कर्तव्यों को बताया गया था कि इन 8 कर्तव्यों को जोड़ा जाए। हालांकि उन 8 कर्तव्यों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उन्होंने 8 कर्तव्य की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 51 क में 51 क में प्रारंभ में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था? तो जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश दी थी तो उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जब 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया तो उस समय मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी उस समय 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में 11वां कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसे जोड़ा गया है मूल कर्तव्य में 11वें कर्तव्य को। तो 11वां कर्तव्य भी हमें याद रखना है, आगे हम देखेंगे। और हमें यह ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं उनमें टोटल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां कर्तव्य 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में है। तो 11वें कर्तव्य में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी कि 1950 में जब संविधान को अपनाया गया था उस समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो उस समय एक भी नहीं थे, क्योंकि जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं द्वारा एक भी मूल कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है कि मूल कर्तव्य देखा जाए तो कुछ तो नैतिक है और कुछ नागरिक कर्तव्य है। तो जैसे नैतिक के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो नैतिक कर्तव्य है। जबकि बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो नागरिक के कर्तव्य हैं। जैसे नागरिक का कर्तव्य क्या है? देश की पर्यावरण की रक्षा करना, वन झील इत्यादि का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना। तो बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो कुछ नैतिक भी है और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। तो दोनों का मिला जुला रूप है मूल कर्तव्य की प्रकृति। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, मूल कर्तव्य किसके लिए है? तो यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। जब हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक के नाते हमें बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं। तो उन्हीं कर्तव्यों को यहाँ पर मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है और यह मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है।
तो जो विदेशी नागरिक है उनके लिए बाध्यता नहीं है कि भारत के संविधान का सम्मान करें, हालांकि वो कर सकते हैं लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, आपको यह ध्यान रखना है, बहुत ही समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के उल्लंघन की दिशा में न्यायालय जा सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि यदि मूल कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की किन मुख्य सिफारिशों को तत्कालीन सरकार द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशें ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, और इसलिए क्योंकि कई बार मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो इस तरह से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहली सिफारिश देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो पहली सिफारिश इन्होंने यह दिया था, जिसको शामिल नहीं किया गया उसमें, कि मूल कर्तव्यों में कर अदायगी को भी शामिल किया जाए। तो बार बार यह बात उठती है कि कर्तव्य की श्रेणी में कर अदायगी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे भारत में देखा जाए तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी कर देने से बचते हैं, और निश्चित रूप से यदि मूल कर्तव्य में शामिल किया जाता है तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन अभी तक कर अदायगी को मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उन्होंने सिफारिश की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने यह सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन की दशा में अर्थदंड एवं सजा की व्यवस्था की जाए। हालांकि उस समय यह संभव नहीं था कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन की दिशा में अर्थदंड और सजा की व्यवस्था की जाए, और वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। तो इन दो सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया उस समय सरकार द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति कब गठित की गई? तो 1999 में आपको याद रखना है कि यह जो वर्मा समिति है यह नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित कमेटी थी। और यह समिति किस लिए गठित की गई थी? तो यह समिति यह देखने के लिए गठित की गई थी कि जो मूल कर्तव्य हैं उनकी पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए इंप्लीमेंट के लिए कौन से कानूनी प्रावधानों की लागू करने की व्यवस्था की जाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एक्ट के माध्यम से भारत में जाति एवं धर्म संबंधी अपराधों पर दंड की व्यवस्था की गई है? तो यह है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो एक बात आप यहाँ पे अच्छे से समझ लें कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन की दिशा में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, और मूल कर्तव्य का यदि उल्लंघन होता है तो आपको दंडित भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिन कानूनों का उल्लंघन यदि आप करते। अगले प्रश्न को लेते हैं। किस कानून के द्वारा भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर पर दंड का प्रावधान है? तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसको आपको याद रखना है। इसके अनुसार यदि भारत के संविधान या राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का अनादर किया जाता है तो इस कानून के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु को सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना क्या अपराध माना जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ही अपराध है। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जा सकता है, और यह इस एक्ट के अनुसार अपराध माना गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सांप्रदायिक संगठन को किस कानून के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जाता है? तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हालांकि आपको यह बता दूं कि कुछ स्थानों पे मैंने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 भी देखा है, लेकिन चूंकि मैंने जो डाटा लिया है यह लक्ष्मीकांत की बुक से लिया गया है, तो इसीलिए 1976 को ही यहां पर ऑथेंटिक मानता हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कानून के द्वारा दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, और इसी कानून के द्वारा जो दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जिनको नागरिकों को पालन करना है। हालांकि वह मौलिक कर्तव्य नैतिक रूप से जो नागरिक हैं उन पे दबाव बनाते हैं कि आप इनका पालन करें, लेकिन कानूनी रूप से इनका पालन करना होता है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं, जैसे उन्हीं में से एक कानून है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो मौलिक कर्तव्य में हम देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित कर्तव्य नागरिकों के शामिल है। आगे चलते हैं।
वनों की अनियंत्रित कटाई तथा वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए प्रयोग पर रोकने वाला कानून कौन है? तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और समान से लग रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यह है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या व्यवस्था की गई है कि वन की जो अनियंत्रित कटाई होती है और वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए जो रोक होता है उस पर रोक लगाना है। यानी कि देखा जाए तो यह वनों के विनाश से संबंधित है, यानी कि यह इसको प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है? तो प्रत्यक्षता नहीं, यानी कि मूल कर्तव्य को अगर सीधे सीधे उल्लंघन किया जाए तो सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि मूल कर्तव्यों को लागू कराते हैं। जैसे कि देखा जाए यही वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो बिल्कुल सजा का प्रावधान है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो सजा नहीं मिलता है, लेकिन इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को अगर उल्लंघन करते हैं तो सजा की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूल कर्तव्य को हम देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो क्रम से आपको याद रखना है, 1 2 3 4 टोटल 11 हैं। उन 11 को आपको याद रखना है क्योंकि इन 11 मूल कर्तव्यों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला बात करते हैं, पहला जो कर्तव्य है हमारा वह है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो यह मूल कर्तव्य जो है पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए अभी हमने जो देखा था मूल कर्तव्य से संबंधित इसके संबंध में जो कानून बना था, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज्य रखना और उनका पालन करना। तो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है और स्वतंत्रता के दौरान जो हमारे उच्च आदर्श रहे हैं हमें उनके प्रति सम्मान रखना है और उन आदर्शों को हमें हृदय में संयोज्य रखना है और उनका पालन भी करना है। तो दूसरा मूल कर्तव्य यह है। तीसरे मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो भारत में देखा जाए तो विविधतापूर्ण देश है और इस विविधतापूर्ण देश में हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत की एकता को बनाए रखे, अखंडता की बनाए रखे और यहाँ जो भारत की संप्रभुता है उसकी रक्षा करें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से भारत की एकता प्रभावित होगी और भारत की जो अखंडता है वह प्रभावित होगी। तो इसीलिए हर एक नागरिक का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है तीसरे कर्तव्य के माध्यम से। चौथे कर्तव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो जब जब आपको आह्वान किया जाता है, आपको संदेश दिया जाता है कि इस समय आपकी ज़रूरत है देश की, तो उस समय आपसे यह आशा की जाती है कि आप राष्ट्र की सेवा करें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में सभी कोई घर में है, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि सभी कोई घर में रहते हुए एक तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह गलत नहीं होगा क्योंकि अभी यह देश की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को हर एक नागरिक अपने अपने स्तर से पूरा कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं घर में रहकर, तो यह भी हमारा नागरिक का मूल कर्तव्य है। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। और इसके अलावा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आपको यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य में किस भाग में, यानी कि मौलिक कर्तव्य के किस पार्ट में स्त्रियों के संबंध में उनके सम्मान में चर्चा की गई है। तो यह आपको लाइन याद रखना है 5। नेक्स्ट बात करते हैं छठा मौलिक कर्तव्य हमारा। तो छठा जो मौलिक कर्तव्य है, कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो सामाजिक संस्कृति का मतलब यहाँ हो गया कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में देखा जाए तो बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, तो बहुत सारी संस्कृतियों का मेल है। गंगा जमुना जो संस्कृति है, तो उस संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है उसको महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो उस संस्कृति को हमें बनाए रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आदि हैं, उनकी रक्षा एवं संवर्धन करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो बहुत सारे इसके संबंध में कानून भी बनाए गए हैं और यह हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि आप अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखें, उनको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 8वें कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि भारत
का संविधान हर एक नागरिक से यह आशा करता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे, यानी कि अंधविश्वास और जो कुप्रथाएं हैं उनको त्याग करें, उनका बहिष्कार करें, और यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से यह मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9वां मूल कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो हर एक स्थिति में हमारा यह कर्तव्य है कि जो भारत की सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति कैसे है? जैसे रेल, तो बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक कार्यालय, सार्वजनिक भवन या बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो सार्वजनिक संपत्ति है, जिसका उपयोग पूरा देश करता है, पूरे देश के नागरिक करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति है। तो इनको सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारे ऊपर है, और किसी भी प्रकार से अगर हिंसा होती है तो उस हिंसा से दूर भी रहना है, यानी कि हमें किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना है। तो यह 9वां कर्तव्य बताया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे। तो हमें सभी प्रयास इस प्रकार से करना है कि उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अभी हम लोग सभी घर में हैं, कोरोना के खिलाफ जंग लग रहा है, तो निश्चित रूप से अगर हम इस जंग में सफल होते हैं, और सफल होंगे ही, तो यह जो हमारी जो जंग जीत होगी हमारी, निश्चित रूप से यह राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक गतिविधियों के मामले से, सामूहिक गतिविधियों के द्वारा भी आप सभी क्षेत्रों में इस प्रकार से काम करें कि उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास हो हमारे द्वारा। और जब हम बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारे नागरिक तरक्की करेंगे, हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही राष्ट्र भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो ये थे 10 कर्तव्य। अब 11वें कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये टोटल 11 कर्तव्य थे जिनके बारे में हमें याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित यह हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे, और इन सभी वीडियो को मैं एक साथ करके मास्टर वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।